सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 43 जो कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है, यह ली गई है सामाजिक विज्ञान विषय से, जिसमें हम राजनीति विज्ञान को समझ रहे हैं। और इसमें भी हम जिस पाठ को आज समझने का प्रयास करेंगे उसका नाम है राजनीतिक दल। तो छोड़िए, अभी तो पाठ की बात तो बाद में करेंगे। सबसे पहले क्या आप मुझे इस बात का जवाब दे सकते हैं कि दिल्ली में कौन सी पार्टी की सरकार है? सोचिए, बिल्कुल सही, आम आदमी पार्टी की सरकार। और अगर मैं बोलूं कि पूरे देश में किसकी सरकार है तो क्या बोलेंगे? बीजेपी। देखिए, बीजेपी की तो हम कहेंगे क्योंकि बीजेपी मुख्य पार्टी है, लेकिन हम बोलेंगे कि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सरकार है। तो इसी तरह से इससे पहले किसकी सरकार थी जानते हैं? जी हाँ, कांग्रेस पार्टी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो आपको कौन सी पार्टी पसंद है? कोई कहेगा मुझे बीजेपी पसंद है, कोई कहेगा मुझे आम आदमी पार्टी पसंद है, कोई ये भी कहेगा कि मुझे कांग्रेस पार्टी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी पसंद है। तो ये जो पार्टी है, ये जो आमतौर पर हम इन्हें पार्टी बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी या बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ये जो पार्टीज़ ही हैं इन्हीं को ही हम राजनीतिक दल कहते हैं। और यही हमारे आज के पाठ का विषय भी है, राजनीतिक दल। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर राजनीतिक दल का मतलब क्या होता है, क्या होते हैं ये पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल। तो एक ऐसा संगठित समूह, यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं उनको ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करता है, राजनीतिक दल कहलाता है। तो देखिए, मैंने एक शब्द पर ज़्यादा जोर दिया, वो था संगठित समूह। देखिए, समूह तो आपका भी है, आपकी क्लास में जो आपका एक ग्रुप है ना, आपके फ्रेंड्स का, जो आपके घर में भी ग्रुप हो सकता है, जैसे आपके रिलेटिव्स का एक ग्रुप। तो लेकिन ये राजनीतिक दल नहीं हो सकता, क्योंकि संगठित का मतलब है जिस समूह का एक नेता हो और बाकी सब सदस्यों को उस नेता की बात माननी पड़ती हो, तभी तो वो संगठित कहलाता है। तो इसलिए एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने, मेन उसका काम है चुनाव लड़ना और चुनाव लड़कर सरकार जीतना, सरकार बनाना, मतलब चुनाव लड़कर जीतना और सरकार बनाना। तो राजनीतिक सत्ता का मतलब है कि सरकार बनाना, सरकार बना के ही तो उसके हाथ में सत्ता आएगी, पावर आएगी। तो जो संगठित समूह चुनाव लड़ता है और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से ही काम करता है, उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। हर राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से होते हैं, हर राजनीतिक दल के, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। तो जो राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से हैं वो होते हैं नेता, सक्रिय नेता और अनुयायी या समर्थक। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज मैं करूँगा, यहाँ पर सक्रिय नेता नहीं होता, यहाँ पर होगा सक्रिय सदस्य। क्या होगा यहाँ पर? ये देखिए, मैं लिख देता हूँ इसको, क्योंकि यहाँ पर सक्रिय नेता नहीं होता, सक्रिय सदस्य में से थोड़ा सा ऐसे ही लिखा जा रहा है, सक्रिय सदस्य होते हैं। तो 3 हिस्से होते हैं, मैं आपको बता रहा था। देखिए, सबसे पहले आपने इसमें लिखना कैसे है कि नेता के बारे में क्या लिखना है कि हर राजनीतिक दल का एक नेता होता है जिसकी बातें सभी सदस्यों को माननी पड़ती हैं, ठीक है। फिर दूसरे पर आते हैं सक्रिय सदस्य। ये सक्रिय सदस्य कौन होते हैं? सक्रिय सदस्य वो सदस्य होते हैं जो फॉर्मल रूप से, यानी जो औपचारिक रूप से किसी पार्टी की सदस्यता लेते हैं, फॉर्म भर के, नॉमिनेशन फॉर्म भर के उस पार्टी की सदस्यता लेते हैं। और जब भी पार्टी की मीटिंग्स होती हैं, उन्हें ये जो भी सक्रिय सदस्य हैं इन्हें उसको अटेंड करना पड़ता है।
और आपने देखा होगा जैसे ही चुनाव आने वाले होते हैं इनकी भूमिका शुरू हो जाती है। आपके गली मोहल्ले में भी ऐसे लोग होंगे जो कि किसी एक पार्टी के बारे में ही बात करना शुरू कर देते हैं और आपको कन्विंस करते हैं कि आप भी उसी पार्टी को वोट करें। और फिर तीसरे होते हैं अनुयायी या समर्थक, जो कि हम सब हो सकते हैं, क्योंकि हम सब किसी पार्टी की फॉर्मल मेंबरशिप नहीं लेते। चुनाव उनका जो पार्टी का नॉमिनेशन फॉर्म होता है सदस्य बनने का, वो नहीं भरते, और हमारे लिए जब भी पार्टी मीटिंग्स होती हैं उसमें जाना भी ज़रूरी नहीं होता। तो अब समझ रहे हैं ना कि सक्रिय सदस्य और अनुयायी फॉलोअर्स में क्या डिफरेंस होता है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत बढ़िया टॉपिक है, वो है राजनीतिक दल के कार्य। और ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आता ही आता है और 5 मार्क्स का आता है। तो क्या है ये राजनीतिक दल के कार्य, समझें। राजनीतिक दल का सबसे पहला काम, हर राजनीतिक दल का सबसे पहला काम होता है चुनाव लड़ना। तो आपने यही लिखना है कि हर लोकतांत्रिक देश में प्रत्येक राजनीतिक दल का सबसे पहला कार्य चुनाव लड़ना होता है, और इसके लिए वो अपने अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं और उनके बीच में, उन पार्टियों के उम्मीदवारों के बीच में चुनाव लड़ा जाता है। फिर जो दूसरा काम है वो है सरकार बनाना व चलाना। तो देखिए हर राजनीतिक दल चुनाव लड़के सरकार बनाता है। जो सरकार होगी, सरकार में भी कोई ना कोई तो राजनीतिक दल होगा ही होगा, तो वही सरकार चलाएगा और बनाकर उसको फिर सफलतापूर्वक चलाना भी होता है। तो ये भी कोई ना कोई राजनीतिक दल ही करता है। जैसे कि अभी हमने बात करी कि केंद्रीय सरकार में बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने सरकार बनाई और वो चला भी रहे हैं। इसी तरह दिल्ली सरकार है, आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़कर सरकार बनाई और वो इस समय सफलतापूर्वक अपनी सरकार चला भी रहे हैं। फिर राजनीतिक दलों का तीसरा जो कार्य होता है विपक्ष की भूमिका। देखिए जो जीत जाते हैं और जो सरकार बनाते हैं वो भी राजनीतिक दल हैं, लेकिन जो जीत तो जाते हैं लेकिन सरकार नहीं बना पाते, तो वो कौन होते हैं? विपक्ष, क्योंकि वो सरकार के सामने होते हैं। और विपक्ष की क्या भूमिका होती है? विपक्ष की भूमिका होती है सरकार की कमियों को बताना, उनकी कमियों को समय समय पर बताना कि वो क्या गलत कर रहे हैं, और उनकी कमियों को जनता के सामने उजागर करना, प्रकट करना, ताकि जनता को भी पता चले कि सरकार क्या गलत कर रही है। फिर जो चौथा कार्य है वो है कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। अब आप देखिए संसद में कानून बनाए जाते हैं, लेकिन जो कानून बनाते हैं वो भी तो कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक दल का ही हिस्सा होते हैं। तो इस तरीके से ये राजनीतिक दल कानून भी बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो राजनीतिक दल होते हैं उन्हीं के जब लोग संसद में जीत कर जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी से प्रेरित होते हैं। फिर वो पार्टी की नीतियों के अनुसार ही संसद में कानून बनाते हैं ताकि जनता उन्हें और ज़्यादा पसंद करे। और इसके बाद है पांचवा कार्य राजनीतिक दल का, वो है जनमत का निर्माण। देखिए हर राजनीतिक दल जनमत निर्माण करती है। जनमत का मतलब लोगों को अपने फेवर में लेती है। इसके लिए वो बहुत से कार्यक्रम चलाती है। आपने देखा होगा गली मोहल्लों में भी या आपके क्षेत्र में भी आए दिन कुछ ना कुछ, कोई ना कोई राजनीतिक दल सामाजिक कार्यक्रम करता रहता है और अपनी नीतियों को जनता को बताता है, जिससे क्या होता है कि लोगों को वो पसंद आती है और लोग उनकी पार्टी के साथ जुड़ते चले जाते हैं। इसे कहते हैं जनमत का निर्माण। तो ये तो थे राजनीतिक दल के कार्य। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। आखिर किसी भी लोकतांत्रिक देश में इन राजनीतिक दलों की क्या आवश्यकता है, या हम कह दें हमारे भारत में इन राजनीतिक दलों की क्या ज़रूरत है? भाई क्यों होते हैं, क्यों बने ये? तो उसके लिए बहुत सारे कारण हैं। सबसे जो पहला कारण है वह है प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अब आप बताइए कि मान लीजिए ठीक है कि लोगों का राज है, लोकतंत्र है, यदि सब के सब लोगों के हाथ में सत्ता दे दी जाए तो क्या कोई फैसला हो सकता है? बताइए। अगर आपके घर में ही आपके फादर फैसला ना लें और कह दें कि सब मिल के फैसला लो, तो हर एक की राय अलग होगी और शायद किसी भी फैसले पर हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए क्या किया जाता है, लोकतांत्रिक देशों में लोगों की राय से कुछ लोगों को चुना जाता है और वही लोग मिलकर
फैसला लेते हैं बाकी सारे लोगों के लिए। तो इसको कहते हैं प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र। और इसके लिए राजनीतिक दलों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक एक संगठित समूह नहीं होगा तब तक कोई फैसला भी नहीं लिया जा सकता। फिर दूसरा कारण है कि जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए राजनीतिक दलों की ही ज़रूरत होती है। देखिए, हमने देखा है जैसे भारत तो बहुत बड़ा और विशाल देश है और यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग भी रहते हैं, भिन्न भाषा बोलने वाले लोग, विभिन्न धर्मों वाले लोग। तो ऐसे में जो अलग अलग मुद्दे होते हैं उन पर अलग अलग विचार होंगे। उन विचारों में एक मत लाने के लिए, उनकी सहमति लाने के लिए और उस सहमति को सरकार के आगे पेश करने के लिए भी तो राजनीतिक दलों की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर एक आदमी जाकर ये चिल्ला कर कहे कि मुझे तो ये मुश्किल है जी, आपने जो नीति बनाई है मुझे नहीं पसंद है या मेरे को इससे नुकसान हो रहा है, तो कोई सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा जब तक हम एकजुट नहीं होंगे। तो इसके लिए ही राजनीतिक दलों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो हमारे मुद्दों को बहुत सही ढंग से या जनता के मुद्दों को बहुत सही ढंग से सरकार के सामने लेकर आते हैं। फिर तीसरा कारण है कि सरकार का समर्थन करने और उस पर अंकुश रखने हेतु। भाई, अब सरकार के कार्यों का समर्थन करना है कि सरकार बढ़िया काम कर रही है, तो इसके लिए भी तो अलग अलग लोग कहेंगे तो नहीं कोई समझता, लेकिन राजनीतिक दल कहते हैं, जो उसके सहयोगी दल होते हैं कि हाँ सरकार सही कर रही है, तो वो भी तो राजनीतिक दल होते हैं, तभी तो वो समर्थन कर पा रहे हैं और लोग उनकी बात भी सुन रहे हैं। और सरकार पर अंकुश रखने हेतु भी, अंकुश रखने का मतलब क्या होता है कि जैसे विपक्ष की भूमिका, तो जो विपक्ष वाले होते हैं वो भी एक राजनीतिक दल होते हैं और वो सरकार पर अंकुश रखते हैं। इसलिए भी तो राजनीतिक दलों की ज़रूरत होती है कि कोई ऐसा दल भी तो हो, कोई ऐसा ग्रुप भी तो हो जो सरकार की नीतियों पर अंकुश रखे, उस पर कंट्रोल करे। फिर नेक्स्ट कारण है कि देश के प्रति उत्तरदायी सरकार के लिए आवश्यक। अब राजनीतिक दलों की ज़रूरत इसलिए भी है कि भाई, जो अगर राजनीतिक दल होगा, एक दल होगा, तभी तो वो जनता के प्रति जवाबदेह होगा। अगर वो अलग अलग लोग होंगे तो वो कहेंगे जी इसकी वजह से ये काम हुआ है, कोई कहेगा इसकी वजह से ये काम हुआ है, तो किसी की जिम्मेदारी ही नहीं बनेगी। तो इसलिए राजनीतिक दल जब होंगे तो उनकी एक साझा जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो सरकार सही ढंग से नहीं चला पाए तो इसके लिए वो जनता के लिए जवाबदेह होते हैं। फिर आखिरी आवश्यकता है कि सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए, जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया कि जो विपक्ष होता है वो सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाता है। यानी सरकार अगर बिना कुछ सोचे समझे कोई कार्य करती जा रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। तो इसके लिए भी राजनीतिक दल होते हैं जो कि अपने विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। तो ये तो थे वर्कशीट के टॉपिक। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि हमारे देश में राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है। तो अभी अभी हमने सबसे आखिरी में यही डिस्कस किया है कि क्यों ज़रूरत है। पहला है कि प्रतिनिधित्व आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ज़रूरी है। फिर दूसरा कारण है कि जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए राजनीतिक दलों की ज़रूरत होती है। तीसरा है कि सरकार का समर्थन करने और उस पर अंकुश रखने के लिए। चौथा है देश के प्रति उत्तरदायी सरकार के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और पांचवा है कि सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, राजनीतिक दलों के कार्यों की व्याख्या कीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर आपके लिए व्याख्या भी करवाई है, क्योंकि ये 5 नंबर का प्रश्न है इसलिए थोड़ा बड़ा भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राजनीतिक दलों के कार्य निम्नलिखित हैं। सबसे पहला कार्य चुनाव लड़ना। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और अपने उम्मीदवारों को अधिक से अधिक जिताने का प्रयास करते हैं। दूसरा, नीतियाँ और कार्यक्रम बनाना। हर राजनीतिक दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं। तीसरा, कानून निर्माण, जो कि बहुत ज़रूरी कार्य है। राजनीतिक पार्टियां देश के कानून निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे कानूनों पर औपचारिक बहस होती है, उन्हें विधायिका यानी संसद में पास करवाना पड़ता है, लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य भी तो किसी न किसी राजनीतिक दल के ही सदस्य होते हैं। इस कारण वे अपने दल के नेता जो होते हैं उसके निर्देश पर ही फैसला करते हैं। फिर चौथा कार्य है सरकार बनाना और देश चलाना। लोकतंत्र में प्रत्येक दल सरकार बनाने की कोशिश करता है और चुनाव जीतने पर बहुमत दल ही सरकार बनाता है और अपनी नीतियों के अनुसार सरकार को चलाता है। और पांचवा कार्य है
विपक्ष की भूमिका निभाना। चुनाव हारने वाले दल जो हैं वो शासक दल के विरोधी पक्ष यानी विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ वे अपनी अलग राय भी रखते हैं। फिर लास्ट कार्य है कि जनमत तैयार करना। जनमत निर्माण में भी दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मुद्दों को उठाते हैं और उन पर बहस करते हैं। विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता देश भर में बिखरे होते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों में उनके मित्र संगठन या दबाव समूह भी कार्य करते रहते हैं और दल कई दफ़ा लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता? फिर प्रश्न नंबर 3, राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं, उसका अर्थ लिखना है। तो हमने सबसे पहले यही समझा था कि एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करता है, उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। और आखिरी प्रश्न है, राजनीतिक दलों के कुछ कार्यों का उल्लेख कीजिए जो वो आपके क्षेत्र में करते हैं और अपने अनुभव के आधार पर उनकी व्याख्या भी कीजिए। तो देखिए, राजनीतिक दल आपके क्षेत्र में भी बहुत सारे कार्य करवाते हैं, जैसे विकास कार्य करवाते हैं, गलियों की सड़कें बनवाते हैं। आपने देखा होगा ना, आजकल तो आपकी सारी गलियां बनती ही जा रही हैं और उनकी रोड भी सीमेंटेड रोड बन रही है। फिर कभी कभार हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या होती है, तब भी ये राजनीतिक दल ही उसे ठीक करवाते हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं हम उन्हीं को ही शिकायत करते हैं और वो इसे ठीक करवाते हैं। और समय समय पर वे हमारे क्षेत्र में सामाजिक आयोजन भी करवाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके पक्ष में आ सकें, अपनी नीतियों को वो बताते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने उस सेक्शन की ओर जिसका इंतज़ार आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को रहता है। जी हाँ, 5 सवाल हर हाल तभी करोगे बोर्ड में कमाल। आज का पहला प्रश्न है कि राजनीतिक दल के प्रमुख घटक या हिस्से कौन कौन से हैं, आपकी वर्कशीट में मिल जाएगा। दूसरा है, लोकतंत्र में विपक्ष की क्या भूमिका होती है। तीसरा है कि 5 राजनीतिक दल आपने अपनी मर्जी से सोच के लिखने हैं, 5 पॉलिटिकल पार्टीज। चौथा है कि राजनीतिक दलों का सबसे पहला कार्य क्या होता है। और 5वां प्रश्न है कि राजनीतिक दल कानून बनाने में कैसे योगदान करते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आ रहा है तो इस चैनल को और ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।